बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि 630 से पहले के एपिसोड्स कहाँ गए। तो अब से मैं सिर्फ नए नहीं पुराने चैप्टर्स को भी साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा ताकि किसी की भी कहानी अधूरी ना रहे। दोनों महान शक्तियाँ आपस में टकराईं और बार बार विस्फोट होते रहे। पूरा मैदान थरथराता रहा, लेकिन समय के साथ साथ उन शक्तियों की चमक फीकी पड़ने लगी। क्रैक। डांकिंगशन की तलवार एक कंपन के साथ गायब हो गई और वहीं एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन की काली और सफ़ेद दो रेखीय ड्रैगन आकृति भी ध्वस्त हो गई। मगर जैसे ही दोनों की ताकतें टूटीं, एक अंतिम किरण बिजली की तरह दोनों के बीच से होकर निकली। पुफ! एक शक्तिशाली ड्रैगन फोर्स सीधे डांकिंगशन की छाती से टकराई। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और वो लड़खड़ा कर पीछे जा गिरा। स्विश! उधर से दो तलवार की तेज लहरें चीखती हुई एग्जॉल्टेड तक पहुंची। वे कुछ कर भी न पाए और वो लहरें उनके दोनों कंधों को चीरती हुई निकल गईं, लाल रेखाएं पीछे छोड़ते हुए। गुरु और शिष्य की इस लड़ाई का अंजाम, दोनों जख्मी और कोई विजेता नहीं। भीड़ भौचक्की की रह गई। डांकिंगशन, वो पश्चिमी भूमि का सर्वोच्च तलवारबाज यूं ही नहीं कहलाता था। दो सॉवरेन्स के खिलाफ भी वो बराबरी की टक्कर दे रहा था, परंतु इन तीनों के दिलों में उलझन की लहर दौड़ चुकी थी। एग्जॉल्टेड हेरान ने अपने कंधे को देखा और लंबी सांस ली। शैन, बस अब तू चला जा, अब तू। बुजुर्ग, बायमे ने सेक्रेड माइंड की ओर देखा, जिसकी ऊर्जा अब बदली बदली लग रही थी। उसने भी थककर सांस छोड़ी। डांकिंगशन की आंखें कांप उठीं। उसने अपने लहूलुहान होठों को पोंछा और अपनी छाती के निशान की ओर देखा। उसके अंदरूनी अंग मानो उबाल खा रहे थे। उसे समझ आ गया था, अगर वो ज़्यादा लड़ेगा तो बस एक दूसरे को चोट पहुंचाएगा। वो अपने गुरुओं को हरा नहीं सकता तो वह तलवार भी नहीं ले सकता। एग्जॉल्टेड अभी भी पश्चिमी भूमि की शांति के लिए सोच रहे हैं। हा हा हा। डांकिंगशन ने सिर हिलाया, गहरा झुककर प्रणाम किया और फिर अचानक हवा में विलीन हो गया। उसे जाते देख एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन का माथा सिकुड़ गया। तू उसे ऐसे ही जाने देगा? गुफा से कोई ऊर्जा नहीं निकली, यानी उसके पास ही तलवार है। उसने ये सब हंगामा इसलिए किया ताकि ये साबित कर सके कि वो खुलेआम तलवार ले सकता है। अब भले ही वो हार गया, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो तलवार छोड़कर जाएगा। हेरन ने अपने घाव को देखा और सिर हिलाया। 2 के खिलाफ 1, फिर भी बराबरी। अगर वो तलवार निकाल लेता तो हम हार जाते, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? बायमे चिंतित था। सच में, हमने तो उसे तलवार देने की योजना बनाई थी, पर उसने कहा था कि केंद्रीय क्षेत्र का वो पागल अब हिलने लगा है। अगर हमारे पास भूमि की धरोहर ना हो, जो होना है होगा। अगर हमारे पास तलवार होती भी, उस पागल के पास भी कोई और डिवाइन स्वॉर्ड होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेरन शांत स्वर में बोला, अगर वो तलवार शन के पास है तो कम से कम वो अपने विश्वास के लिए लड़ेगा। वो अब हमसे ज़्यादा ताकतवर है। उसके पास कोई पछतावा नहीं होगा। बायमे ने सिर झुकाया। हाँ, पिछली बार हम उसके विश्वास की रक्षा नहीं कर पाए थे। अब कम से कम उसे तलवार लेकर जाने देकर कुछ पश्चाताप मिटा सकते हैं। हमें क्या पता था कि वो हेवन रीचिंग पेविलियन की सील को चुपचाप पार करके यूं खुले में आकर तलवार उठाएगा। हाँ हाँ, और फिर बस चला गया। बायमे ने यह सच्चाई मान ली थी, लेकिन फिर उसका माथा सिकुड़ गया। पर वो अंदर पहुंचा कैसे? क्या वाकई वो हमारी नज़रों से बचकर आया? हाँ हाँ, अब तलवार उसके पास है तो सोचने से क्या फ़ायदा? हेरान ने हल्की मुस्कान दी और हवा में विलीन हो गया। हमें बाकी 3 क्षेत्रों के एक्सपर्ट से बात करनी होगी। उस पुराने राक्षस की तैयारी करनी है। बायमे ने सिर हिलाया और वो भी गायब हो गया। दुर्भाग्यवश न डांकिंगशन और न ही एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स को पता चला कि ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। एग्जॉल्टेड को लगा कि शैन तलवार लेकर जा चुका है, इसलिए उन्होंने उसे रोका नहीं, जबकि शैन को लगा कि एग्जॉल्टेड जानते थे कि वो आ रहा है, इसलिए उन्होंने पहले ही तलवार ले ली और अब उसे वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और चूंकि लड़ाई बराबरी की थी और उन्होंने उसे जाने दिया, शैन को यही लगा कि उसने हार मान ली तो उसे तलवार लेने का हक नहीं।
पर सच्चाई, वॉल्टिंग स्वॉर्ड तो जुओफान के पास थी। जब एग्जॉल्टेड वापस लौटे उन्होंने भीड़ को जाने को कहा। जुओफान ने स्क्रीन की ओर देखा और हल्की सी सांस छोड़ी। ये गलतफहमी अब गहराई तक बैठ चुकी है और मैं शांति से ये तलवार लेके बच निकला। हाँ हाँ हाँ। डांकिंग शन को अभी भी नहीं पता कि उसे बलि का बकरा बना दिया गया है। ये सब एक ही वजह से हुआ, सिर्फ संवाद की कमी, कम्युनिकेशन की कमी। जुओफान ने मन ही मन लंबी सांस ली। चाहे वो गुरु शिष्य थे, पर रिश्ता जब टूट जाता है तो अगली मुलाकात अक्सर तनाव भरी होती है। तीनों की अपनी अपनी ईगो थी। किसी ने सीधे बात करना जरूरी नहीं समझा। बस वही बन गया जुओफान के लिए सबसे परफेक्ट मौका। अगर डानकिंग शेन ने एग्जॉल्टेड हेरान की बात सुन ली होती तो वो ज़रूर सवाल करता और मेरी योजना वहीं विफल हो जाती। पर क्या करें, ये एक्सपर्ट बहुत शरीफ निकला और थोड़ा ज़्यादा आत्मसम्मानी भी। उसे लगा जब वो जीत नहीं पाया तो उसे तलवार का कोई हक नहीं। हाँ हाँ हाँ। और इसी के चलते मैं अब पूरी आज़ादी से घूम सकता हूँ। जुओफान ने अंदर ही अंदर ठहाका लगाया, अपनी ठुड्डी उठाते हुए। फींड यांग ने घूरकर पूछा, अचानक इतनी खुशी क्यों हो रही है? जुओफान ने एक भौं चढ़ाते हुए कहा, टॉप मिडिल 3 सेक्ट बनना कोई छोटा मोटा जश्न है क्या? हाँ हाँ हाँ। अह। फींड यांग ने मुंह बनाया, पर एग्जॉल्टेड तो पहले ही हमारी रैंकिंग घोषित कर चुके हैं, अब खुश क्यों हो रहे हो? जुओफान की आंखें चंचल हो उठीं। अरे, अभी समझ में आया मुझे। और उसने एक शरारती मुस्कान छुपा ली। फींड यांग की आंख फड़क उठी और उसने अपनी पलकें घुमा दी। इस बंदे का फिर से दिमाग घूम गया है। 1 घंटे पहले सब कुछ अनाउंस हुआ और अब जाकर रिएक्ट कर रहा है। कोई चांस नहीं कि ये सिर्फ उस बात से इतना खुश हो गया होगा, पर अगर ये बोलना नहीं चाहता तो छोड़ो भी। बाकी लड़कों ने कंधे उचकाए और सिर हिलाया। स्टीवर्ट जुओ का मूड कभी कभी सीधा अजीब होता था, कभी रहस्यमयी तो कभी पूरा झक्की। उन्होंने जुओ फैन को उसके कमरे तक पहुंचाया और सोचा कि जैसे ही वो थोड़ा ठीक होगा वे सब निकल पड़ेंगे। डबल ड्रैगन गैदरिंग का मिशन तो पूरा हो गया था और अब जब वे वापस सेक्ट में लौटेंगे तो इनाम भी मिलेगा। सबके मन में बस एक ही चीज थी, जल्दी से घर लौटकर पूरे सेक्ट के सामने डींगे हाँकना। जोफान तू आराम कर, मैं तब तक बाकी सबसे बात करता हूँ कि घर लौटकर कैसे चिल्ला चिल्ला कर सबको जलाना है। हाँ हाँ हाँ। फींड यांग हंसता हुआ दरवाज़ा बंद कर गया। जोफान बस हल्की मुस्कान में सब सुनता रहा, लेकिन जैसे ही वो कमरे में अकेला हुआ, एक धीमी आवाज़ गूंजी, बच्चे तुझे भी कुछ दिनों में निकल जाना चाहिए। पता नहीं क्यों, बस इतना कहूँगा, तुझसे जुड़ाव सा लगने लगा है, जबकि मिले कुछ ही दिन हुए हैं। जोफान एकदम से चौंक उठा। उसने तेजी से गर्दन घुमाई और देखा डांकिंग शन वहाँ था, एक थके हारे शख्स की तरह बैठा था, हाथ में शराब की प्याली और आंखों में निराशा की गहराई। वो चुपचाप अपना दुख घूंट घूंट कर पी रहा था। जुओफान का दिल जोर से धड़क उठा। सीनियर, आप यहाँ वापस कैसे? उसने घबराहट छुपाते हुए जबरदस्ती मुस्कान खींच दी। कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया? जुओफान अंदर ही अंदर कांप उठा। उसके जहन में एक ही डर घूम रहा था, कहीं डांकिंग शन ने वो इशारा या कोई संकेत तो नहीं पकड़ लिया जिससे वो समझ गया हो कि वॉल्टिंग सोर्ड दरअसल जुओफैन के पास है। डांकिंग शन ने अपनी आधी नशे में डूबी नज़रों से उसकी तरफ देखा और गहरी सांस छोड़ दी। आखिरकार मैं हार गया। एग्जॉल्टेड पहले से तैयार थे, उन्होंने पहले ही तलवार ले ली थी। मैं कुछ नहीं कर सका। जोफान ने मन में राहत की सांस ली। फू, तो अभी तक इस बंदे को कुछ भी पता नहीं चला। उसने तुरंत मुंह संभालकर बड़ी ही इज्जत से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता सीनियर। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपने एग्जॉल्टेड को चोट दी थी। पूरे वेस्टर्न लैंड्स में अगर कोई उस तलवार के काबिल है तो वो सिर्फ आप हैं। फिर उसने एक बड़ा सा थम्स अप दिखाया और मुस्कुराकर तारीफ झोंक दी। पर मन ही मन तैयार हूँ, अगर ये ज़्यादा टटोलने लगे तो तुरंत झूठ से बच निकलूँ।
डांकिंग शन ने अपनी धुंधली आंखों के बीच मुस्कुराते हुए गालियां दी। ओ साले, बस कर अब तेरी चापलूसी। हार चाहे कैसी भी हो, ड्रॉ या सीधी हार हार ही होती है, और सेक्रेड स्वॉर्ड के लिए वो नाकाफ़ी है। ये आने वाली लड़ाई को और भी मुश्किल बना देगा। जुओफान ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। सीनियर की कोई और लड़ाई भी है? डांकिंग शन ने गर्दन हिलाई। हूँ, सेंट्रल एरिया का सबसे ताकतवर इंसान, इनविंसिबल स्वॉर्ड। उसके 10 मूव्स झेल पाना भी एक उपलब्धि होगी। जुओफान की आंखें चौड़ी हो गईं। सीनियर इतने स्ट्रॉन्ग हैं और फिर भी उसके 10 मूव्स तक नहीं टिक पाएंगे। वो इंसान आखिर कितना ताकतवर है? क्या वेस्टर्न लैंड्स के टॉप और सेंट्रल एरिया के टॉप में इतना फ़र्क है? डांकिंग शन ने लंबी सांस ली और शराब की एक भारी चुस्की ली। बच्चे, तू अभी बहुत कच्चा है, जिंदगी और कल्टीवेशन दोनों में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुझसे ज़्यादा ताकतवर होता है। वेस्टर्न लैंड्स का टॉप लेवल भी सेंट्रल एरिया में शायद टॉप 10 में भी ना हो। क्या? जोफान बिल्कुल सन्न रह गया। उसे झटका अपने सीनियर की कमजोरी से नहीं, बल्कि उन दो क्षेत्रों के बीच की ताकत के अंतर से लगा था। वो डिमोनिक एम्परर रह चुका था सीक्रेट डोमेन में। शायद ही ऐसा कोई एक्सपर्ट बचा था जिसे उसने ना देखा हो। मगर अब जब एक ही महाद्वीप पर इतना बड़ा पावर गैप देखने को मिला, तो उसके भीतर एक अजीब सी असहायता पैदा हुई। जैसे किसी 3 साल के बच्चे के हाथ में खजाना हो और पड़ोसी कोई 7 फीट का लुटेरा हो। भला कौन चैन की नींद सो पाएगा? पर सेंट्रल एरिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? डांकिंग शन, उसकी आंखों में सवाल पड़ गया और हंस पड़ा। पूरे महाद्वीप में सिर्फ सेंट्रल एरिया बाकी चारों से अलग है। पता है क्यों? जुओफान ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी संरचना, स्ट्रक्चर के कारण। डांकिंग शन अब पूरी तरह गंभीर हो गया। बाकी चारों क्षेत्र सेक्ट संचालित हैं और उनके अधीन सैकड़ों एम्पायर चलते हैं। ये उन्हें एक ढीला, असंगठित बल बनाता है। असली युद्ध लड़ने की शक्ति अभी भी एम्पायर्स के पास होती है। सेक्ट युद्ध नहीं लड़ते, ये तो तुझे भी पता है। जोफान धीरे धीरे समझने लगा। डांकिंग शन ने आगे कहा, लेकिन सेंट्रल एरिया अलग है। वहाँ एक पुराना राक्षस है और एक बहुत बड़ा एम्पायर, स्वॉर्ड स्टार एम्पायर। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने ही इसे 10,000 साल पहले बनाया था। उसने न सिर्फ खुद को ताकतवर बनाया, बल्कि आसपास की सारी नेशंस और सेक्ट को निगल लिया और फिर बना एक यूनिफाइड एम्पायर जो पूरे क्षेत्र पर राज करता है। पूरा एरिया एक ही एम्पायर? जुओफान अब पूरी तरह स्तब्ध था। अब उसे समझ आया क्यों सेंट्रल एरिया इतना ताकतवर है। जहां बाकी 4 क्षेत्रों में आपसी झगड़े, सत्ता संघर्ष और नेतृत्व की कमी है, वहीं सेंट्रल एरिया पूरी तरह एक छत के नीचे विकसित हुआ है। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स जैसे ताकतवर कल्टीवेटर्स भी सिर्फ कल्टीवेटर हैं, नेता नहीं, विजन नहीं। पर इनविंसिबल सोर्ड, वो नेता भी है और विजनरी भी। डांकिंग शन ने फिर से उसकी पीठ पर हाथ रखा। बच्चे, मुझे लग रहा है तेरे अंदर भी उस बूढ़े राक्षस जैसा कुछ है। तेरे अंदर एम्बिशन है। अपने हीरोज़ को इकट्ठा कर, अपनी ज़मीन बना। लेकिन वक्त कम है। सेंट्रल एरिया अभी तो शांत है, मगर जंग की आग जल्द ही भड़केगी। जुओफान चौंका। तो इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तो वापस सेक्रेट डोमेन जाना चाहता हूँ। डांकिंग शन ने गहरी हंसी में कहा। उस बूढ़े राक्षस ने अपनी छोटी सी एम्पायर को हजारों सालों में खड़ा किया। अब उसकी नज़र पूरे महाद्वीप पर है। सब इससे जुड़ेंगे, तू भी, चाहे तू छिप जाए। पर वो लड़कियाँ, उनका एम्पायर तियान्यू, क्या वो भी छिप पाएगा? वेस्टर्न लैंड्स का भविष्य अब तुझ पर है। शायद आने वाले कल में तू उनका विरोधी बन जाए, लेकिन आज तैयार हो जा, नहीं तो पछताएगा। डांकिंग शन धीरे से उठा, झुककर सलाम किया और जाने को मुड़ा। अब मुझे निकलना चाहिए। एक बच्चे के साथ काफ़ी वक्त बर्बाद कर दिया। दुआ करता हूँ कि वेस्टर्न लैंड्स के युवा इस आपदा से उबर जाएं। आगे जो होगा किस्मत तय करेगी। जुओफान का दिल भारी हो गया। वो तो बस शांति से कल्टीवेशन करना चाहता था, सेक्रेट डोमेन वापस लौटना चाहता था। लेकिन अब डांकिंग शन ने साफ कर दिया था,
पूरे 5 क्षेत्रों पर अराजकता छाने वाली है। उसका अकेलापन उसे तो बचा सकता था, लेकिन लोकलैन, उन्हें ये आग अपनी चपेट में ले ही लेगी। शायद मुझे कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए ताकि निकलने से पहले सब ठीक ठाक हो जाए। जुओफान सोच में डूब गया। डांकिंगशन अब जाते जाते एक आखिरी बात छोड़ गया। और हाँ बच्चे, उस लड़की का ख्याल रखना, अपने लोगों को संजो कर रखना। जुओफान झेंप गया। ओ प्लीज़, मैं एक डीमन हूँ, मुझे क्या लेना किसी लड़की से। डांकिंगशन हंसा। डीमोनिक या राइचस, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तू एक इंसान है और इंसानों को पछतावा होता है बाद में। डांकिंगशन अंततः गायब हो गया। जुओफान ने आंखें मूंद लीं। 3 दिन बाद जुओफान कमरे में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। उसकी चोटें अब आधी से ज़्यादा ठीक हो चुकी थीं। उसी दौरान अलग अलग सेक्ट की टीमें लौटने लगीं। डीमन सोल सेक्ट और सोर्ड गॉड सेक्ट उसके पास विदा लेने आए। जुओफान ने मुस्कान से सिर हिलाया। लगता है अब हम प्रैक्टिकली रिश्तेदार बन चुके हैं। आगे सब कुछ कुईलांग और बाकी लोगों पर है, वो कैसे इस अलायंस को संभालते हैं। अब वह लुओ क्लैन लौट सकता था, थोड़ा चैन से। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। जुओफान, शुआंगहेर और मैं तियान्यू लौट रहे हैं। तुम कब निकलोगे? ये योंगनिंग थी। जुओफान ने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। मैं अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूँ। कम से कम 10 दिन तो और लगेंगे, फिर निकलूंगा आराम से। आराम से? कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है? योंगनिंग ने चौंकते हुए पूछा। जुओफान मुस्कुराया। कौन है ये मुझे भी नहीं पता, पर दुश्मन बहुत हैं और घायल अवस्था में चौकसी जरूरी है। दोनों लड़कियों ने सहमति में सिर हिलाया। जुओफान के इस अभियान ने वाकई कई दुश्मन खड़े कर दिए थे। सतर्क रहना ही बेहतर था। तो फिर हम निकलते हैं पहले। लड़कियां मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर चलीं। जुओफान कुछ सोचने लगा। तुम दोनों अकेले वापस जा रही हो? डर नहीं लगता तियान्यू तक का रास्ता अकेले तय करने में? कुछ दिन और रुको, साथ चलते हैं। सच में? योंगनिंग खुश हो गई। शुआंगहेर ने उसकी ड्रेस खींची, फिर खुद भी मुस्कुराई। कोई बात नहीं, सिस्टर चिंगचेंग के साथ जा रहे हैं। पूरा रास्ता लड़की वाली बातें करेंगे। कैसे तुम्हारा मन पड़ना है, कैसे तुम्हारा दिल जीतना है। मम। शुआंगहेर तुरंत शर्म से मुंह छुपा बैठी। जुओफान के माथे पर बल पड़ गए। तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट भी जा रहा है। डांकिंगशन की बात उसे याद आई और वो एकदम खड़ा हो गया। वो दोनों तेजी से जुओफान के पीछे पीछे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ठिकाने तक पहुंचे। वहां पहले से ही डिसाइपल्स जमा हो चुके थे, जाने की तैयारी पूरी थी। शुई रुओहुआ ने जुओफान को देखा और तुरंत सभी की नज़र चू चिंगचेंग की ओर घूम गई। सिस्टर चिंगचेंग, वो आ गए, दानर ने धीरे से कहा, जैसे किसी गहरे सन्नाटे को तोड़ रही हो। चू चिंगचेंग का बदन हल्के से कांपा। फिर उसने धीरे से मुड़कर जुओफान की ठंडी नज़रों से नज़रें मिलाईं। उसके चेहरे पर एक सधी हुई मुस्कान खिली और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। कैसे हो? अब कैसा लग रहा है? जुओफान ने ठंडी सांस ली। अब ठीक हूँ, लेकिन ये पूछने की ज़रूरत अभी क्यों? क्या अब पूछना कुछ देर नहीं हो गया? चू चिंगचेंग ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, स्टीवर्ट जुओ तो हमेशा कहते थे कि तुम्हें बातचीत पसंद नहीं, अकेले रहना अच्छा लगता है। अब जब मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा तो तुम मुझी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जुओफान की नज़रें गहरी थीं। उसने सीधे चू चिंगचेंग की आंखों में देखा। मुझे आधा साल दो और फिर उस सवाल का जवाब दूंगा जो तुमने तब पूछा था। ये कहकर जुओफान पलटा और चुपचाप वहाँ से चला गया। चू चिंगचेंग वहीं खड़ी रह गई, स्तब्ध, ठहरी हुई। और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं, किसी इंतज़ार के टूटने की खुशी से भरे थे। उसका चेहरा दमक उठा। वो हल्के से मुस्कुराई और फिर हवा में तैरती तितली सी अपने दल की ओर लौट गई। बाकी डिसाइपल्स हैरान थे। ये वही चू चिंगचेंग थी, हमेशा ठंडी, शांत, कठोर। अब उसके चेहरे पर इतनी उजली मुस्कान।
उसने आखिर ऐसा क्या कहा? डानर धीरे से पास आई। सिस्टर चिंगचेंग, सब ठीक है ना? चू चिंगचेंग की मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी। उसने कहा कि वो जवाब देगा। वो आखिरकार डगमगा गया। बाकी सब उलझन में पड़ गए। कौन सा जवाब, कौन सा सवाल? ये वो सवाल था जो चू चिंगचेंग ने कई साल पहले जुओफान से पूछा था, और उस सवाल का जवाब आज भी हवा में लटका हुआ था। सही नेक कैरियन। एक कोने में खड़ा शुअन शाओयू अपनी मुट्ठियां भींचे खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडी नफरत थी। आधा साल, बिल्कुल सही मौका। 10 दिन बाद झुओफियान ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और गहरी सांस ली। ताजी हवा में उसकी आंखों में शांति उतर आई। अब उसके घाव लगभग भर चुके थे और उसका मन भी हल्का लग रहा था। बाहर उसका पूरा ग्रुप खड़ा था। डेमन स्कीमिंग सेक्ट के 9 शिष्य और तीनों फिएंड्स। ये वही लोग थे जिन्होंने झुओ फैन के ठीक होने तक रुकने का फैसला किया था। अब जब सब सेक्ट्स जा चुके थे, बस वे ही बचे थे, आखिरी आने वाले और अब आखिरी जाने वाले। मगर इस बार माहौल बदला हुआ था। पहले जैसी टेंशन नहीं, बल्कि खुशी और उत्साह की लहर थी। झुओ फैन, अब तो बस तू ही बचा है, क्या अब चलें? फिएंडियांग ने मुस्कुराकर पूछा। मैंने पहले ही सैंडिंग जेड से सेक्ट को सूचना दे दी थी कि 2 महीने में लौटेंगे, मगर उसने दांत निपोर कर कहा, मैंने अभी उन्हें असली गुड न्यूज़ नहीं दी है। झुओ फैन ने भौहें चढ़ाईं। तू जानबूझकर उन्हें टेंशन में रख रहा है? फिएंडियांग ने हंसते हुए आंख मारी। यही तो मज़ा है। जब हम जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, वो आराम से बैठकर बस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे। अब थोड़ा तो मज़ा लिया जाए ना। और फिर उसने झुओ फैन के कंधे पर हाथ रखा। तू तो वैसे भी सेक्ट छोड़ने वाला है। आखिरी बदला तो ले ही ले उन बूढ़ों से। वैसे भी जब उन्हें बड़ी खुशखबरी मिलेगी, उनका गुस्सा पल में भाप बन जाएगा। सब ठहाका मारकर हंसे। झुओ फैन ने कंधे उचकाए। ठीक है, जब जाना ही है तो ये बोझ भी उठा लूँगा। मान लो मेरा एक छोटा सा शरारती तोहफा। वाह, यही तो है हमारा ग्रेट स्टूअर्ड, फेंडियांग ने हंसकर कहा। बाकी की आंखों में भी एक अजीब सी कोमलता थी। उन्हें पता था कि झुओ फैन के साथ बिताए दिन अब गिनती में रह गए हैं। तभी एक आवाज़ गूंजी। झुओ फैन, क्या तुम वाकई डेमन स्कीमिंग सेक्ट छोड़ रहे हो? योंगनिंग की आवाज़ में झटका और पीड़ा दोनों थे। झुओ फैन ने उसकी तरफ देखा। वो कांप रही थी। कहाँ जा रहे हो? कोई क्लियर लोकेशन तो दो, वरना हम कैसे ढूंढेंगे तुम्हें? उसकी आंखें थोड़ी नरम पड़ी। मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डेमन स्कीमिंग सेक्ट को रिपोर्ट देने के बाद सीधे तियानयू वापस जाऊंगा। सच में? लड़कियां खुशी से उछल पड़ीं। हाँ, और यही वजह थी कि मैंने तुम दोनों से कहा था कि रुक जाओ। मिस्टिकल हेवन सेक्ट को छोड़ो और हमारे साथ चलो। जब मैं सेक्ट का काम निपटा लूँगा तो हम सब साथ में घर लौटेंगे। इस तरह रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी। शुआंगेर और योंगनिंग की आंखों में खुशी की चमक थी, लेकिन उनके मन में एक कसक भी थी, चू चिंगचेंग का न होना। हालांकि वो उनकी राइवल थी, पर उसमें कुछ ऐसा था जो सबके दिल को छू गया था। अगर वो भी साथ होती तो ये सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता। झुओ फैन ने आवाज़ दी, चलो अब निकलते हैं। सब चल पड़े। मगर तभी शुआंगेर ठिठकी। उसकी आंखों में सितारे झिलमिलाने लगे। वो हाँफने लगी, जैसे उसका दिल बेकाबू हो गया हो। क्या हुआ शुआंगेर? योंगनिंग भागी उसके पास। झुओ फैन ने चिंता से आकर पूछा, क्या हुआ? शुआंगेर ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस अचानक दिल घबरा गया था। अब ठीक हूँ। मगर वो जानती थी, वो कोई मामूली घबराहट नहीं थी। उसका दिल चेतावनी दे रहा था, कोई आ रहा है, कोई बहुत बड़ा खतरा। झुओ फैन ने चारों ओर नज़र दौड़ाई। सब शांत था। शायद थकावट होगी, लौटते ही इलाज करवा देंगे। किसी को क्या पता था कि शुआंगेर का घबराया दिल आने वाले तूफान का संकेत था। दूसरी ओर धड़ाम, एक घने जंगल के बीच
काई से ढका एक चट्टान का टुकड़ा चूर चूर हो गया। धूप की हल्की किरणें उस अंधेरे और सीले हुए गुफा में समा रही थीं, जहां दो थके हारे लोग खड़े थे, मगर उनके चेहरों पर जीत की चमक थी। सेकंड प्रिंस, हम आखिरकार युन क्लान की पूर्वजों की भूमि तक पहुंच ही गए। हाँ हाँ हाँ। काले कपड़ों में लिपटा हुआ प्रोफाउंड हेवन रेल्म का एक साधक खुशी से चीख पड़ा। वो नौजवान जो शाही पोशाक में था, उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा पीला रेशमी कपड़ा कसकर थाम लिया। इतने साल, और अब आखिरकार हमें इस मनहूस जगह का पता चल गया। भाई, पिता, अब मैं युन क्लान के इस रहस्य को उजागर करूंगा और फिर पश्चिमी भूमि को युवेन क्लान के अधीन करूंगा। मैं तुम्हारा बदला जरूर को लूंगा। उसकी आंखें पागलपन से जल उठीं। काले वस्त्रधारी ने सिर हिलाया। ताज क्राउन प्रिंस की चालाकी देखो, कैसे इस बंदे को बदले की आग में झोंक दिया। हम तो बस प्यादे हैं, मगर यह राजकुमार कठपुतली बन चुका है। सिर्फ नफरत ही है जो किसी को इस हद तक लड़ने पर मजबूर कर सकती है। इतने साल की दरबदर जिंदगी ने इन लोगों को थका दिया था। अब जब सेकंड प्रिंस के बदले की आग उन्हें यहाँ तक खींच लाई थी, तो उनके चेहरे पर वही जुनून था। काले कपड़ों वाला आदमी आगे बढ़ा और बोला, योर हाइनेस, मैं पहले आगे जाकर देखता हूँ, आप पीछे रहकर सतर्क रहें। धन्यवाद हे यिंग, सेकंड प्रिंस ने कहा। उसकी आंखों में बस एक ही चीज़ थी, इंतकाम। नोट स्टार रीडर के अनुसार, हे यिंग का अर्थ है ब्लैक हॉक, गहरे अंधेरे में। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार सेकंड प्रिंस ने अपने शाही अभिमान को पीछे छोड़ दिया था। वो अब वो घमंडी शहजादा नहीं रहा जो दूसरों को सिर्फ औजार समझता था। अब उसमें बुजुर्गों की बात सुनने का संयम और सम्मान आ गया था। काले वस्त्रों वाला व्यक्ति, ब्लैक हॉक शे यिंग, उसकी बातों से हिल गया। योर हाइनेस, आप बहुत दयालु हैं। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। अत्यधिक विनम्रता ठीक नहीं है यिंग, सेकंड प्रिंस ने गहरी सांस ली। अगर तुम न होते तो मैं आज यहाँ तक कभी न पहुँच पाता। वे दोनों एक लंबे सफ़र में साथ थे और प्रिंस का मन भारी हो उठा। युन क्लान की इस गुप्त भूमि तक पहुँचने के लिए हमने न जाने कितनी बार जान गंवाई, कितनी बार रास्ता भटक गए, जालों में फंसे, घातों से बचे, मगर अंत में कितनों की लाशें पीछे छूट गईं। वो हवा में देखता रहा, जैसे किसी छाया को याद कर रहा हो। अब मेरे साथ सिर्फ तुम हो, तुम जो मेरे साथ जीवन मृत्यु बांटने को खड़े हो। आज से तुम मेरे लिए सिर्फ एक अधीनस्थ नहीं, भाई हो। हे यिंग की आंखें फटी रह गईं। जिस व्यक्ति को वे केवल एक मोहरा मानकर इस्तेमाल कर रहे थे, वही अब उसे भाई कह रहा था। उसके सीने में कुछ कांपा। उसे लगा कि शायद अब और नहीं, शायद अब सच्चाई बता देनी चाहिए। वो शर्मिंदा था। वो एक ऐसे आदमी के लिए साजिश कर रहा था जो अब उसका सबसे करीबी बन चुका था। वो हर दिन उसके साथ चला, उसके घाव देखे, उसकी भूख महसूस की, और अब जब मंजिल सामने थी, वो कैसे उसे धोखा दे। है यिंग का दिल फट रहा था। योर हाइनेस, असल में उसकी आवाज़ कांपने लगी। वो कुछ कहना चाहता था, पर छपाक, एक हल्की सी आवाज़, और वो अचानक गायब हो गया। सेकंड प्रिंस की आंखें फैल गईं। हे यिंग, उसके अगले ही क्षण धड़म, सेकंड प्रिंस का पैर भी फिसला और वो हवा में झूल गया। उसके नीचे कुछ भी नहीं था, कोई ज़मीन, कोई सहारा नहीं, सिर्फ एक गहरा अंतहीन अंधकार, एक छेद जो सब कुछ निगल गया। आ एक ही समय में दो चीखें गूंजी, मगर उस घोर अंधकार के बीच उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था, सिवाय उनके खुद के। सेकंड प्रिंस और हे यिंग चारों ओर देखने लगे, पर जिस दिशा में नज़र डालते वहाँ सिर्फ अंधकार था, अंतहीन, ठंडा और मृत। हे यिंग, तुम उड़ सकते हो क्या? प्रिंस ने डर में पूछा। हे यिंग ने सिर हिलाया, चेहरा स्याह। नहीं, ये गुफा कुछ अजीब है। मैं प्रोफाउंड हेवन रेल्म का कल्टीवेटर होकर भी उड़ नहीं पा रहा, और हम अब भी गिरते जा रहे हैं। आखिर कब ज़मीन टकराएगी? हम गए काम से। सेकंड प्रिंस का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। इतनी गहराई से नीचे गिरकर तो हमारी हड्डियां तक चूर चूर हो जाएंगी। मैं मारा जाऊंगा बिना बदला लिए।
ये सब व्यर्थ चला जाएगा, चला जाएगा। वो भीतर से टूट गया था। उसका दिल चीत्कार कर रहा था। हे यिंग चुप रहा। उसका मन भी भारी हो चला था। वो जानता था कि ये प्रिंस सच्चाई नहीं जानता कि उसे वर्षों से एक मरे हुए क्राउन प्रिंस के बदले की चाल में मोहरा बनाकर चलाया जा रहा है। पर अब उसे यह बताने का क्या लाभ? कम से कम शांति से मरने दो उसे। इतना तो हकदार है वो। हे यिंग ने लंबी सांस भरी और कहा, योर हाइनेस, आपने इन सालों में जो किया वो किसी से कम नहीं। आप और क्राउन प्रिंस दोनों को आप पर गर्व होता, अब भी होता होगा। गर्व? प्रिंस की आवाज़ टूटी। देश हमारा नहीं रहा। यूएन क्लैन की भूमि हमसे छिन चुकी है और मैं कुछ भी नहीं कर सका। फादर, बिग ब्रदर, कैसे चैन से सो पाएंगे वो लोग? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरी कमज़ोरी थी, मैं लायक नहीं निकला। हे यिंग ने कुछ कहने की कोशिश की, पर कुछ शब्द अब ज़रूरी नहीं थे। तभी एक रहस्यमय गूंज चारों ओर फैल गई। उनका गिरना धीमा पड़ गया और फिर वे हवा में ही ठहर गए। दोनों ने चौंक कर इधर उधर देखा और तभी, मैं हूँ 10 प्राचीन सॉवरेन्स में से एक, युन सॉवरेन का अवशेष, जिसे मेरी क्लैन की रक्षा के लिए छोड़ा गया था। क्या तुम मेरे वंश के पुत्र हो जो सम्मान अर्पण करने आए हो? एक जोरदार आवाज़ गूंजी, इतनी तेज कि उनके कान फटने को आए। फिर एक सफ़ेद आभा से घिरा सैकड़ों मीटर बड़ा अवतार सामने प्रकट हुआ। लंबे चांदी जैसे बाल, सफ़ेद दाढ़ी और वह आँखें जैसे ब्रह्मांड को पढ़ सकती हों। चारों ओर तारे चमकने लगे, एक दिव्य पैटर्न में घूमते हुए। दोनों के मुंह खुले रह गए। ये कोई इंसान नहीं हो सकता। ये तो जैसे कोई देवता हो जिसने ब्रह्मांड को हथेली में लिया हो। जो फन को छोड़ दें तो उन्होंने आज तक ऐसा कोई न देखा था। डानकिंग शेन जैसे महान कल्टीवेटर की भी इस अस्तित्व के सामने कोई बिसात नहीं। युन क्लैन का पूर्वज सॉवरेन युन, उस एंसेस्ट्रल होम में छिपा हुआ ऐसा भयावह अस्तित्व था। सॉवरेन युन की आवाज़ फिर गूंजी, यदि तुम मेरे वंश के हो तो किसी भी संकट में यहाँ शरण पा सकते हो। यदि नहीं तो तुमने मेरी क्लैन की पवित्र भूमि में घुसपैठ की है। तुम्हारा अंत यही है। क्या? दोनों हकबका गए। अब तो जान बचाना भी मुश्किल लग रहा था। सेकंड प्रिंस ने शर्म छोड़ दी और तुरंत कहा, पूर्वज, मैं युन क्लैन से हूँ। मेरा नाम युन योंग है। हे यिंग ने ठंडी सांस ली। ये बंदा पल में रंग बदलता है। फिर भी उसने भी कहा, मैं भी युन क्लैन से हूँ, युन यिंग। सॉवरेन युन की आंखें रंग बदलने लगीं, प्रिज्म के जैसे। झूठ! तुम्हारी आंखों में स्वर्ग को पढ़ने की क्षमता नहीं। कोई आम मूर्ख भी मेरे वंश का होने का नाटक कर ले, ऐसा संभव नहीं। अब भुगतो। अचानक अंधकार जलने लगा। तारों से बनी शहर जितनी बड़ी ज्वालाएं उतरने लगीं उन दोनों पर। इतनी प्रचंड शक्ति जिसे एथेरियल रेल्म के एक्सपर्ट्स भी सह न सकें। और ये दोनों तो बस प्रोफाउंड हेवन रेल्म के ही थे। रुको! सेकंड प्रिंस ने चिल्लाकर कहा, हम क्लैन हेड की अंतिम इच्छा पर यहाँ आए हैं, ये प्रमाण है। उसने जेब से कुछ निकाला। युनशुआनजी की रहस्यमयी आंख। हुश! तारे ठहर गए और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गए। हे यिंग ने आंखें बंद कर ली थीं। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। सेकंड प्रिंस के हाथ भी कांप रहे थे, मानो अगले ही पल मौत उन्हें अपनी गोद में समेट लेगी। मगर मौत नहीं आई। उन्होंने देखा, सॉवरेन युन की विशाल चमकती आंखें अब उस ऑर्ब को घूर रही थीं जो सेकंड प्रिंस के हाथ में था। ये मेरी यून क्लैन की मिस्टिक आई है, उसकी आवाज़ गूंज उठी। पर चूंकि ये सिर्फ प्रमाण है, इसलिए मैं केवल एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सिर्फ एक। दोनों सन्न थे। फिर अचानक उनके चेहरों पर उम्मीद की किरण जागी। जो अभी कुछ पल पहले उनका संहारक बनने वाला था, वो अब सबसे शक्तिशाली सहायक बन चुका था। बहुत जल्दी सब कुछ पलट गया। डानकिंग शन को ढूंढने की क्या जरूरत जब ये सॉवरेन खुद साथ है। इससे बेहतर क्या होगा? सेकंड प्रिंस ने झुककर हाथ जोड़े और दर्द भरी आवाज में बोला, पूर्वज, मेरी साम्राज्य की धरती एक दुष्ट द्वारा छीन ली गई है।
मैं चाहता हूँ कि आप न्याय करें और यूवेन क्लैन का साम्राज्य लौटाएं। सॉवरेन युन ने भौहें चढ़ाईं। तुम्हारे साम्राज्य को पुनः स्थापित करना? सेकंड प्रिंस ने उम्मीद भरी निगाहों से सिर हिलाया। इनकार, सॉवरेन युन ने ठंडी आवाज में कहा। क्या? प्रिंस हक्का बक्का रह गया। आपने ही कहा था कि एक इच्छा पूरी करेंगे, और इतनी शक्ति होने पर भी इतनी सी बात। सॉवरेन युन ने भारी लहजे में कहा, मैं युन सॉवरेन का छोड़ा हुआ अवशेष हूँ, इस क्लैन की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए बनाया गया। मैं इस भूमि से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हारी इस मांग को पूरी नहीं कर सकता। तो फिर आप कर ही क्या सकते हैं? सेकंड प्रिंस गुस्से में चिल्ला उठा। हे यिंग हड़बड़ा गया और झट से उसका हाथ पकड़ लिया। मास्टर, थोड़ी ज़ुबान संभालो। ये बाहर भले ना आ सके, लेकिन हम तो अब भी यहीं फंसे हैं। वो चाहे तो हम दोनों को एक झटके में मिटा सकता है। सेकंड प्रिंस को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन हाथ जोड़ दिए। मुझे क्षमा करे पूर्वज, मैं अपनी भावनाओं में बह गया था। बस जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं। सॉवरेन युन की आवाज़ गूंज उठी, जैसे किसी विशाल मंदिर की घंटियां बज रही हों। मैं स्वर्ग को पढ़ सकता हूँ और तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ। पूछो जो पूछना है, मैं उत्तर दूंगा जब तक मुझसे हो सके। हे यिंग की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक आ गई। उसने कांपती उंगलियों से इशारा किया सेकंड प्रिंस की अंगूठी की ओर। प्रिंस ने फौरन समझते हुए अपनी अंगूठी से एक पेंटिंग निकाली। हमारे देश की भूमि। सेकंड प्रिंस ने उच्च स्वर में कहा, पूर्वज, कृपया बताइए कि वेस्टर्न लैंड्स का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर डान किंगशन कहाँ है? क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ? हुम्म सॉवरेन युन की आंखें धीरे धीरे बदलने लगीं। वे रात के आकाश जैसी हो गईं। टिमटिमाते हुए असंख्य तारे उनके इर्द गिर्द घूमने लगे। उनमें से निकलती दिव्य ऊर्जा से धरती कांप उठी। हे यिंग और सेकंड प्रिंस दोनों घबराकर कुछ कदम पीछे हट गए। सॉवरेन युन की गूंजती आवाज आई, डांग किंग शन अब सेंट्रल एरिया में है। तुम्हें वो मिलेगा सोर्ड स्टार एम्पायर की राजधानी में। वही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। सारी ऊर्जा शांत हो गई। आकाश स्थिर हो गया, मगर सॉवरेन युन की आंखों में अब एक संदेह की लहर थी जिसे ये दोनों समझ न सके। सेकंड प्रिंस खुशी से उछल पड़ा। सच में पूर्वज? क्या ये सच है? मुझे पूर्वज मत कहो। सॉवरेन युन की आवाज़ ठंडी पड़ गई। मैंने स्वर्ग पढ़ा है और मैं जानता हूँ कि तुम युन क्लैन से नहीं हो। मैं तुम्हारे कबीले के सारे कर्म भी जानता हूँ, लेकिन मैं युन सॉवरेन का केवल अवशेष हूँ, नियमों से बांधा हूँ। चूंकि तुम मिस्टिक आई लेकर आए, इसलिए मैंने मार्ग दिखा दिया। सेकंड प्रिंस का दिल बैठ गया, मगर जब उसने सॉवरेन युन को शांत देखा तो थोड़ी राहत महसूस हुई। तो ये बस एक अवशेष है। अगर असली सॉवरेन यहाँ होते तो शायद हम अब तक दीवार पर लटके होते। लेकिन इन सब का अनुमान लगाने की अक्ल सेकंड प्रिंस में कहाँ। उसने सिर झुकाकर अगला सवाल दागा, सीनियर, मैं डांकिंग शन से कब मिल पाऊंगा? सॉवरेन युन ने उसे ठंडी नज़र से घूरा। यह तुम्हारा दूसरा सवाल है और इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। अब निकलो यहाँ से। एक झटके से सॉवरेन युन ने अपनी कलाई घुमाई और पल भर में एक भीषण हवा का तूफान उठा। दोनों को उसने ऐसे उड़ा दिया जैसे सूखे पत्ते हों, और अगले ही पल वे ज़मीन पर मुंह के बल गिरे। जब उनकी चेतना लौटी, सामने बर्फ से ढकी एक ऊंची पर्वत श्रृंखला थी जिसकी चोटी बादलों के पीछे छिपी थी। हे यिंग ने चौंक कर कहा, महाराज, ये कैसे हो गया? हम तो ऊपर चढ़ रहे थे। सेकंड प्रिंस ने गहरी सांस ली। पूरे 3 साल हो गए। 3 सालों से हम मुश्किलों, भटकावों, मौतों से गुजरे। सैकड़ों मरे, हजारों छोड़कर चले गए, और अब बचे सिर्फ हम दो। सॉवरेन युन ने बस एक झटके में हमें नीचे पहुंचा दिया। वो इंसान नहीं, कोई राक्षस है। हे यिंग ने भी सिर हिलाया। 4 पिलर्स के पीछे ये कौन सी शक्ति खड़ी है? अगर वो बाहर निकल सके
तो पूरी दुनिया उसके कदमों में हुई ब्यागी। यो ये पर्वत की ओर आखिरी बार देखकर हेयिंग ने ठंडी सांस ली। इतने साल, इतनी मौतें, और अंत में बस एक वृद्ध की कुछ बातें, ये परिणाम। पर अब हमें रास्ता मिल गया है, सेकंड प्रिंस ने जोश में चिल्लाया। यून क्लैन के पूर्वज की भविष्यवाणी झूठ नहीं हो सकती। डांकिंगशन मिलेगा और फिर मैं अपनी साम्राज्यिक धरती वापस लूंगा। जुओफान, लुओ क्लैन और वो धोखेबाज छोटा भाई, अब तुम सबकी बारी है। हा हा हा। सेकंड प्रिंस के चेहरे पर एक विजयी चमक थी, मानो उसे अब ताज दिखने लगा हो। हे यिंग ने उसे एक बार देखा, फिर चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। अगर उसका सब कुछ सिर्फ बदले पर टिका है तो रहने दो। शायद जब वो सिंहासन पर बैठेगा तब मैं उसे सच्चाई बता पाऊँ। शायद वो तब क्राउन प्रिंस का शुक्रगुजार होगा। और ऐसे ये दो अकेले टूटी आत्माएं अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने की राह पर बढ़ चले। उन्हें ये मालूम न था कि जिस पल वे निकल गए, सॉवरेन युन अब भी उस काली जगह में अकेले खड़ा था, उसकी आंखों में गहराता संदेह। अजीब बात है, उसका बदला लो क्लैन जोफान और उसके छोटे भाई से है, मगर लो क्लैन और उसके भाई का भाग्य स्पष्ट है, सिर्फ जोफान का नहीं। क्या वो किसी नियति से परे जीता है? अगर ऐसा है तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी तत्व होगा। सॉवरेन युन ने एक लंबी सांस ली और फिर उसकी आकृति काले अंधकार में विलीन हो गई। 2 महीने बाद जोफान और उसकी टीम आखिरकार अपनी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के द्वार पर पहुंची। बाहर सेक्ट लीडर सीए वुयुए और अन्य एल्डर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हा हा हा, वुयुए, क्या गजब की स्वागत व्यवस्था है। फींड यांग हंसते हुए बोला, जैसे कोई हीरो वापसी कर रहा हो। मगर सीए वुयुए की आंखों में बस गुस्सा था। वो फौरन सामने आया और धड़ाम, एक जोरदार लात फींड यांग के पेट पर पड़ी। वो गोला बनकर हवा में उड़ा और सीधा एक चट्टान में घुस गया। वहां एक इंसान के आकार का छेद बन गया। बाकी शिष्य जो एल्डर से गले मिलने आए थे अब चुप खड़े रहे। क्या हमने कुछ गलत कर दिया? सेक्ट लीडर इतना नाराज क्यों है? चे वुयुए ने सबको घूरते हुए कहा, इस मोटे को तो और मारना चाहिए। फींड यांग मलबे से निकला और चिल्लाया, तू सेक्ट लीडर है या पागल? हम अपनी जान हथेली पर रखकर डबल ड्रैगन गैदरिंग से लौटे हैं और तू हमें ये देता है? सीए वुयुए ने आंखें तरेरी। 2 महीने पहले तूने बस एक सेंडिंग जेड भेजा था, बोला कि 2 महीने में लौटेंगे, बस न कोई रिपोर्ट न कुछ। मुझे बेचैन कर दिया तूने कमीने। अबे मोटे, तुझे हल्की लात पड़ी है, ज्यादा की हकदार है। बाकी एल्डर और डिसाइपल्स हंसने लगे। तो बात यह है, सेंडिंग जेड की वजह से गुस्सा था। बेचारा लीडर खुद बेसब्री से अपडेट्स का इंतजार करता रहा। फींड यांग ने कंधे उचकाए। ओह, शायद मैं भूल गया। झूठे, ये वुयुए चिल्लाया। ऐसी चीज कोई कैसे भूल सकता है? अपनी वसीयत लिखना भूल सकता है, मगर ये नहीं। अब बताओ, क्या हम इतनी बुरी तरह हार गए कि लोअर 3 सेक्ट्स में आखिर ही आ गए? इसीलिए छुपा रहे थे ना? पुह! युएलिंग और बाकियों की हंसी फूट पड़ी। इसका मतलब लीडर को अपनी ही टीम पर भरोसा नहीं था। वो तो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लेने वाला है। शिष्यों की हंसी निकल गई। फींड यांग भी हंस रहा था, लेकिन अब भी जरा जबरदस्ती अपनी बात कह रहा था। तुम क्या सोचते हो वुयुए? चे वुयुए ने गुस्से से घूरा। सोचने का काम तेरे पापड़े पड़े हैं। फिर वो जुओफान की तरफ मुड़ा, लेकिन जुओफान तो 2 लड़कियों के साथ सेज्योरली सेक्ट के अंदर चल पड़ा था। 2 मजदूरों को जोर से बुलाते हुए जुओफान ने लड़कियों की तरफ इशारा किया, इनको सेटल कर दो। जी स्टीवर्ड जुओ, दोनों ने सिर झुकाया। अभी जुओफान का डीमन स्कीमिंग सेक्ट पर आधिकारिक रूप से राज नहीं था, मगर लेबर ऑफिस में उसकी बात कानून से भी ऊपर मानी जाती थी, यहाँ तक कि एल्डर्स की भी नहीं। मजदूर तुरंत उसके आदेश मानने लगे, जबकि एल्डर्स और वेनरेबल्स का पूरा जमावड़ा वहां था और सेक्ट लीडर भी सबसे ऊपर खड़ा था। ये वुयुए का गुस्सा फट पड़ा। जुओफान, किसने कहा तुम्हें कि तुम सेक्ट में ऐसे विदेशी लड़कियां ला सकते हो? ये नियमों के खिलाफ है। बस आते जाते हैं। क्या तुम्हें यह मंजूर नहीं था कि लड़ाई के बाद उसे जाने दिया जाए?
फींड यांग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। वैसे भी डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज़्यादातर क्रेडिट इसी बच्चे को मिला। उसे छोड़ने से पहले जो करना है कर ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। चिए वुयुए को अब दिलचस्पी होने लगी। वो फींड यांग की तरफ मुड़ा और पूछा, तो सब कैसा रहा? तुम क्या सोचते हो? फींड यांग ने एक भौं उठाई और फिर से वही धमकाना शुरू कर दिया। चिए वुयुए का चेहरा ट्विच करने लगा। उसने मुट्ठियाँ कस लीं और उसके दिल में आग सी जलने लगी, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को हो।